हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम हमारी वितान बाग 2 पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और सिल्वर वेडिंग नामक एक लंबी कहानी है जिसके लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी जी हैं। अब मैंने बहुत अच्छे से जीवन परिचय में पाठ का सारांश के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ये ऐसे लेखक है जो दूरदर्शन के पहला धारावाहिक हम लोगों के लिए कथा और पटकथा दोनों लिखी थी। साथ में कई आपके लिए हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी 2005 में मिल चुका है। तो प्यारे बच्चों, सिल्वर वेडिंग क्यों लिखी गई है, जल्दी से आ जाइए। बहुत लंबी कहानी है लेकिन हम इसे कुछ ही समय में समाप्त कर लेंगे। जल्दी सेशन जुड़ जाइए, बहुत ही मनोरंजनपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि कहानी है भी तो मनोरंजन से होगा ही। तो जल्दी से आ जाइए। यदि आपको रसानुभूति प्राप्त करनी, यदि आनंददायक जीवन जीना है इस कहानी के जरिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ में और मेरे लफ्जों के द्वारा आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। तो आ जाइए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, मनोहर श्याम जोशी जी ने जो सिल्वर वेडिंग लिखी है, सिल्वर वेडिंग आपको पता ही चल गया होगा, यानी कि 25वीं शादी की सालगिरह बना रहे हैं हम लोग। किसकी? यशोधर बाबूजी की। बस यही कहानी का केंद्र बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसे कुछ समय में ही निपटा देता हूं, चिंता मत करना आप लोग। मैं एक बार समझा देता हूं, आप लोग को पूरा मिलेगा, आप लोगों को पूरा पाठ लिखा हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, देखो यहाँ पे मैंने पीले कलर्स में यानी कि येलो कलर्स में मैंने बोल्ड हाईलाइट किया है। देखो प्रत्येक जगह हाईलाइट किया है, कुछ प्रत्येक स्लाइड में हाईलाइट किया है मैंने। ठीक है इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य प्यारे बच्चों ये है कि जिस जगह मैंने पीले कलर से यानी कि पीले रंग से रंगा है शब्दों को, उस लाइन को आपको पढ़ना है। बस पूरा पाठ का सार वही हो जाएगा। मूल पूरा दिया हुआ है मैंने, लेकिन पाठ का सार मैंने लिखा है जो येलो कलर्स में लिखा, वो लाइन आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यहीं से आपका क्वेश्चंस चाहे तो सब्जेक्टिव हो चाहे एमसीक्यू आपको पूरा हो जाएगा। चलो मैं चर्चा कर लेता हूं, मैं बता देता हूं। प्यारे बच्चों, ये जो लंबी कहानी है ये शुरुआत होती है ऑफिस से। जब यशोधर बाबूजी अपनी ऑफिस में बैठते हैं और अंतिम फाइल का लाल फीता बंद करके उसे जैसे ही दराज में रख देते हैं, तो अपनी जो शादी की सालगिरह पर शादी, अब जब उसकी शादी हुई थी, कब हुई थी एक बार बता देता हूं मैं। 6 फरवरी। कब हुई थी? 6 फरवरी 1947 में, यानी कि स्वतंत्रता के वर्ष यशोधर बाबूजी की क्या हुई थी? वाई.डी. पंत साहब जो हैं उनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। और इनकी शादी पर एक घड़ी मिली थी। क्या मिली थी? वॉच, जिसे हम लोग कहते हैं। तो जैसे ही अंतिम फाइल का लाल फीता बंद करके उसे रखते हैं रैक में, तो अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं तो उसमें बज रहे होते हैं कितने? 5:30। कितने बज रहे होते हैं? 5:30। लेकिन सामने जो दीवार घड़ी है उस पर बज रहे होते हैं 5:25। वो उसे गलत ठहरा देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सुबह शाम रेडियो से मैं अपनी कलाई की घड़ी का मिलान करता हूं तो मेरी घड़ी क्या है? सही है। तो देखो क्वेश्चन यही बनते हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा कि बताइए वाई.डी. पंत की कलाई की घड़ी में कितने बज रहे थे और दीवारी घड़ी में उस समय कितना बज रहा था। यानी कि सुबह शाम वो अपनी कलाई घड़ी तो किससे मिलाते थे? रेडियो से, टीवी से, समाज किससे मिलाते? तो रेडियो से मिलाते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, जैसे ही वो जाते हैं तो एक सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आया हुआ चड्डा जो चौड़ी पतलून की पैंट पहनता है, वो कुछ ज्यादा ही हरकत वाला लड़का था। जवान लड़के होते हैं जो तुम्हें पता है जवानी में हरकत तो करते ही हैं। अब इस कहानी में ना 2 जुमले हो रहे। एक तो ध्यान रखना यशोधर बाबूजी, एक 2 जुमले होते हैं। एक क्या? जो हुआ होगा। एक तो कौन सा? जो हुआ होगा। एक तो ये जुमला है। दूसरा है समहाउ इम्प्रॉपर। समहाउ इम्प्रॉपर। यह तो क्या है? एक हमेशा के लिए एक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई रहती है वाई.डी. पंत जी के सामने। और इस अनिर्णय की स्थिति में किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराते हैं वो। और यह वह चीज है जो ज्यों का त्यों इंसान ग्रहण कर लेता है। जो चड्डा है, यह जैसे ही ऑफिस से वाई.डी. पंत निकलते हैं तो बाहर देखते हैं मात आते हैं, यानी कि उनके नीचे काम करने वाले, उनके कारण वो 5:30 बजे के बाद भी ठहरने के लिए मजबूरी होती है कि कब वो निकले कब हम जाएं। सीधी सी बात है, जब तो मैनेजर रहेगा ऑफिस में कार्य करता रहेगा तो नीचे वाले इंसान की हिम्मत नहीं होती वो निकल जाए। मैनेजर गया है तो फिर नीचे वाले भी साथ साथ में निकल लेते हैं पीछे पीछे से। तो वही बात है, जैसे चड्डा आया तो अब चड्डा जो आया पतली मोरी वो पैंट पहनता था तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था वाई.डी. पंत को, यशोधर बाबूजी को। वो उसे संभव इम्प्रोप लगता है, एनिना की स्थिति लगती थी हमेशा।
ठीक है। अब जैसे ही वो बाहर निकले तो चड्ढा ने कहा कि बाबू साहब आपके चूने दाने का क्या हाल है। चूने दाने कहते हैं वो घड़ी को, कलाई की घड़ी को बड़े बाबू बोलते हैं, यानी कि बड़े बाबू आपकी चूने दाने का क्या हाल है। ठीक है। अब उन्हें पता चलता है, मेनन के द्वारा पता चलता है, उन्हें कैसे पता चलता है कि उनकी आज शादी की सालगिरह है। तो वो जब भी निकलते थे ना तो उनका एक सैंप था, एक तरीका था सभी इंसानों को बोलने का। कैसे कि पूरे दिन व्यक्ति काम करता है तो लास्ट में चलते समय वो ऐसी मजाक कर लेते थे तो पूरे दिन की जो थकान थी ना वो उतर जाती थी। और यह प्रभाव उन्हें कहाँ से मिला? किशनदास जी से मिला है। अब किशनदास कौन था? एक कुंवारा व्यक्ति था जो जैसे ही जब ये दिल्ली आए थे पहली बार यशोधर बाबू जी, तो बाद में बताऊंगा पूरी कहानी, तो ये पर ये भी सुन लीजिएगा। यशोधर पहली बार दिल्ली आए थे तो उस समय इनकी सरकार नौकरी लगने वाली एक उम्र भी नहीं थी, तो वह उन्हें मैस में रख लेते हैं अपने, और रसोईदानी जो मैस बनता है खाना बनता है वहाँ रख लेते हैं। साथ में इन्हें 50 रुपये उधार भी दे देते हैं कि तुम अपने लिए कपड़े सिलवा लो और अपने घर पर भी भेज दो। और उनका जो भी तरीका हाव भाव था वह सब वाईडी पंत यानी यशोधर बाबू अपना लेते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद में ही, कुछ सालों बाद में ही जो किशनदास जी थे अपने ही नीचे कलर की नौकरी लगवा देते हैं। किसकी? वाईडी पंत की। उन्हीं के नीचे मार्गदर्शन में वो नौकरी करते हुए निकल जाते हैं। फिर एक बार क्या होता है, इनके किशनदास की मृत्यु हो जाती है और उनके मार्गदर्शन से ही वो प्रत्येक चीज़ को, वह हमेशा किशनदास की चीज़ को अपनाते थे, उनकी बातों को अपनाया करते थे। ये तो था छोटी सी एक बीच का जुमला। अब बात करें जैसे चड्ढा बाबू साहब को बाहर आते हुए देखा, वाईडी पंत को बाहर आते हुए बोला कि तुम्हारे चुने दाने क्या हाल है। तो उन्हें पता चलता है कि आज शादी की सालगिरह है इनकी वाईडी पंत की। तो उन्होंने सब हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं और चड्ढा बोलता है कि बाबू साहब आज तो क्यों न मिठाई उठाई हो जाए, आज क्यों न पार्टी हो जाए। तो वो कहता है कि एनिवर्सरी मैं नहीं बनाता, ये सब विलायती काम है। हम तो एक कहते हैं ना कि यानी कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, कहने का तात्पर्य है। वो कहते हैं कोई बात नहीं है, आप लोग हमें पैसे दे दीजिए। तो वो अपने पर्स से 10 रुपये निकाल के देते हैं। तो अपने जो ऑफिस बॉय उसको बुलाता है चड्ढा और उसके हाथ में देता है, जिसका नाम रोशन लाल होता है लगभग। एक बार देख लीजिएगा, अभी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, हाँ सर्विस बॉय, ठीक है, हाँ ए सर्विस, सॉरी, ये तो किशनदास जी के बारे में उन्होंने कहा है। तो ये चड्ढा रहा, नालायक लड़का है। मेनन आ गया था, हिसाब लगाया, तब उन्हें पता चला सीरियल वेडिंग है। तो उसके बाद वो चड्ढा बुलाता है अपने उसको, भगवान दास, सॉरी रोशन लाल नहीं था, भगवान दास था, ये ध्यान रखना। तो मेनन पूछता है किससे, मैंने हिसाब लगा लेता है कि जब इनकी शादी 6 फरवरी 1947 में हुई थी तो आज इनकी 25वीं शादी की सालगिरह है। तो जब चड्ढा कहता पार्टी वार्टी हो जाए तो वह भगवान दास को बुलाता है और उनके हाथ में 10 रुपये देता है। फिर चड्ढा बोलता है 10 रुपये से क्या होगा, 2 नोट और दीजिए 10 के, 30 रुपये में तो फिर कुछ चाय पानी मीठा सूठा हो ही जाएगा। तो 20 रुपये और निकाल देते हैं। फिर कहते हैं कि आप पार्टी कीजिए, मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब वो जैसे ही घर जाते हैं, तो शादी में उनके क्या होता है, 3 पुत्र 1 पुत्री थी, ध्यान रखना 3 तो पुत्र थे। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, 1 पुत्री। और जो बड़ा पुत्र था उसे विज्ञापन छापने वाली एक कंपनी में 1,500 रुपये 1,500 रुपये की नौकरी पर उसे रख लिया जाता है, जो इसे संभव इम्प्रॉपर लगता है यशोधर बाबू जी को कि इतना पढ़ा हुआ लड़का भी नहीं, फिर उनको 1,500 रुपये मिल रहे हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ी बात हो गई। हम तो रिटायरमेंट के समय में हमारे 1,500 रुपये नहीं हो रहे, इसको 1,500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। छोटा बच्चा था, उसे 2nd नंबर का बच्चा था, वो IAS की तैयारी कर रहा था। किसकी? IAS की तैयारी कर रहा था। तीसरा बच्चा था, उसे स्कॉलरशिप मिल करके वो कहाँ चला जा चुका था, अमेरिका जा चुका था। और चौथा जो पुत्री थी वह भी प्रत्येक जो भी शादी के लिए उसके लिए वर ढूंढते उन सभी को अस्वीकार कर देती और एक धौंस लगाती कि मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। तो ध्यान रखना, वाईडी पंत के 3 पुत्र 1 पुत्री थी। पहले पुत्र की नौकरी विज्ञापन संस्था में लग जाती है, दूसरा पुत्र IAS की तैयारी कर रहा होता है, तीसरा को स्कॉलरशिप प्राप्त करके वह अमेरिका जा चुका है।
जो चौथी पुत्री है 4 नंबर पे, वह भी प्रत्येक वर को अस्वीकृत कर देती है और धोंस देती रहती है हमेशा कि मैं भी अमेरिका चले जाऊंगा डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। अब वाईडी जो पंत हैं वो एक हिसाब से तो खुशी थे कि अपने बेटों की खुशी के लिए, तो वो कहता है ऐसी खुशी कौन सी जो अपने आप में प्रायपन उत्पन्न कर दे। वो इसलिए होता है कि जो वो ऑफिस से साइकिल जाते थे तो उनके पुत्रों को लगता था कि ये सब गलत है, साइकिल से चपरासी जाते हैं, इनको स्कूटर ले लेना चाहिए। लेकिन वो स्कूटर उन्हें बहुत ही गलत लगता था, यानी कि असभ्य व्यक्तियों का एक तरीका मानता था वाईडी पंत, इसलिए वो स्कूटर नहीं लाए। और कार लाना उनकी औकात नहीं थी, यानी औकात मतलब वो खुद ही कहते हैं औकात नहीं थी, मतलब हैसियत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, इतना पैसा वो कमाते नहीं थे। जब 25 की शादी की सालगिरह, वैसे तो वो 5:30 बजे ऑफिस छोड़ते, लेकिन 8:30 बजे से पहले वो घर पर नहीं पहुंचते थे। लेकिन जैसे ही वो अपने मकान के पास पहुंचे तो वो उन्होंने देखा कि ये मकान तो शायद मेरा ही है और इसमें आज इतनी रोशनी क्यों है, कैसे है भाई, उनको भी नहीं पता था। तो उन्हें क्या पता कि जो जैसे 1500 रुपये मिलते हैं विज्ञापन कंपनी से नौकरी प्राप्त हुई बड़े बड़े पुत्र को, तो वो उनकी 25 शादी की सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने देखा ये तो मेरा ही मकान है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो जाकर के देखा तो 25 शादी की सालगिरह मना रहे हैं। तो उनको वो अच्छा नहीं लगा और सभी को उन्होंने कहा कि पिताजी तुम रोजाना जल्दी आ जाते हो, आज लेट क्यों आए हो। और उसी दिन वो जब 15 मिनट भगवान की पूजा करने में लगाते हैं, उस दिन 25 मिनट भी लगाते हैं और फिर कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ केक काटिए। तो वो अपनी पत्नी के साथ केक काटना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके, तो जब बच्ची ने यशोधर बाबू अपने पिता का हाथ खींचकर केक तो कटवा दिया, लेकिन वो कहते हैं कि केक उठाकर अपनी पत्नी के मुंह में खिलाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो ऐसा कहकर कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जाता हूं, आप अपनी पार्टी कीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आते हैं तो एक गाउन पहनकर आ जाते हैं, तो वो उनके पुत्रों को भी अच्छा नहीं लगता है। अब बात आती है इनकी पत्नी की। इनकी पत्नी पहले तो इनकी बात मानती थी, लेकिन अब वो नहीं मानती, अब वो भी अपने पुत्रों के हिसाब से ही वो चल रही है। यानी कि कहते हैं ना कि बिना बाहों का ब्लाउज पहना, ऊंची सीढ़ी की चप्पल पहनना, ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आते हैं इसमें। तो कुछ शब्द भी बोलते हैं ये, कैसे शब्द बोलते हैं उनको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बहुत अच्छा है, एक बार आप भी ध्यान रखना। पूछा भी जा सकता है आप लोगों से, बूढ़ी सियानी इस प्रकार, देखो ये रहा, सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँहे मुआ से लोग करे तमाशे, ये कहते थे जब वो उनकी पत्नी उन्हें सामने दिखाई देती थी। सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुआ से लोग करे तमाशे, तो यह जब वो सुन लेती थी उनकी पत्नी तो उन्हें बुरा लगता था, क्योंकि वो अपने पुत्रों के अनुसार वो बदल गई थी इस प्रकार से। अब वो हमेशा से वो जो भी कार्य करते थे ना वाईडी पंत, वो हमेशा किसंदा के अनुसार चल रहे थे। जो भी किसंदा अपने अनुसार, अपने मार्गदर्शन, किसंदा जो बातों को प्रयोग करते थे वो सेम की सेम बातों का वो प्रयोग करते थे, उन्हीं का मार्गदर्शन में चल रहे थे। अब हम थोड़ा सा किसंदा के बारे में बात कर लें, चर्चा कर लें, क्योंकि पूछा जा सकता है। किसंदा थे, वो कुंवारे थे, उन्होंने शादी करना जरूरी नहीं समझा। तो अब वो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्हें कोई भी रिश्तेदार कोई प्लॉट व्लॉट नहीं लिया था। उन्होंने सोचा क्या करना है इसका, ये तो कहते हैं ना कि गधा 25 ही है, ये तो सभी को घसना पड़ता है। अब किसंदा, वो जो यशोधर बाबूजी थे, उन्होंने भी उनको सहारा नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके परिवार वालों को बुरा लगता था, क्योंकि वो जब दिल्ली आए थे, जब उन्होंने बाद में प्लॉट व्लॉट लिया था, तो उसमें वो अकेले नहीं रहते थे वाईडी पंत, उनके साथ में 2 भाई और रहते थे। ठीक है, इसलिए वो पूरा एक फैमिली, पूरा परिवार साथ में रहता था, मर्ज के, यानी कि पूरा सामूहिक परिवार रहता था। एक बार क्या होता है, उनकी पत्नी, उसकी सिस्टर का, मतलब उनके जियाजी का भी उनका ख्याल आता है, तो वो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा बेटा कहता है कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगा यदि आप बुआ के जा रहे हो तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगा, ऐसा उन्होंने कह दिया उसे। क्योंकि जब वो कहता है ना कि माता पिता अपने पुत्रों को बड़ी अच्छे से शिक्षा देने के बावजूद उन्हें बड़ा मतलब अच्छी पढ़ाई करवा देते हैं, अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, उसके बाद भी ये बात जब वो कोई कह देता है पुत्र अपने पिता को, तो पिता को बहुत बुरा लगता है। प्यारे बच्चों, ऐसा किसी से नहीं कहना है आप लोगों को, अपने आपके माता पिता से तो बिल्कुल भी नहीं कहना है, और सामने वाले इंसान जो बड़े हैं उनसे भी आपको नहीं कहना है। तो उम्मीद करता हूँ यह लंबी कहानी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गई होगी। देखो प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा बहुत तो समझना होगा, और साथ में ही जो मैंने ये कर रखा है ना पीले रंग में, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना
होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना उनके जीजा जी का नाम क्या था, जनार्दन। जब जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई और परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद ये जाना हो। पूछा जा सकता है कि उनके जीजा जी का नाम क्या था, उनके जीजा जी की तबीयत खराब थी तो उन्हें वो कहाँ जाना चाहते थे, अहमदाबाद। जब उनके पुत्र ने कहा था ये बात कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, आप जाओ तो अपने हिसाब से जाना। कमाओ बेटे ने कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैंप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जब उनके जिया जी की तबीयत खराब हो रही थी, उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ पैसे भेज दिया जाए और वो अहमदाबाद जाना भी चाहते थे, लेकिन बड़ा बेटा कहता है कि मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, यदि तुम किसी को देना, बुआ को देना चाहते हो तो वो कहता है कि हमारा सैंप, किशनदा की आवाज़ में मार्गदर्शन में था वो कि हमारा सैंप ऐसा ठहरा जो हमने देखा था। तो इस नारे से उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। साथ में वो सानेल बुढ़िया चटाई कर लेंगे, उस प्रकार से वो चिढ़ती ही रहती। तो प्यारे बच्चों, अब ये ध्यान रखना, कब आए थे वो दिल्ली, यशोधर बाबू मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए थे और वो कुंवारे जो किशनदा थे उन्होंने उनके मेस में उन्हें नौकरी दे दी थी। और एक बात और ध्यान रखना, उनकी पत्नी कहते कि तुम पहले ऐसे नहीं थे, शादी से पहले तुम तो पहले 2-2 सिनेमा भी देखते थे, गजल भी गाते थे और गजल सुनाते भी थे और सहगल के गाने भी सुनते रहते थे, लेकिन आजकल तुम ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई अब शादी हो चुकी है, उम्रदराज भी हो चुके हैं, ये सब इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो उनकी क्या कहते हैं, उनकी पत्नी के कारनामे देख लो। बुढ़िया है लेकिन फिर भी देखो क्या क्या शो करिए। यह बगैर वहाँ का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर ध्यान रखना, अनिर्णय की स्थिति, हमेशा उन्हें अच्छा नहीं लगा, हमेशा अनिर्णय की स्थिति, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से ऐसा नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों पहनते हो। उन्हें एक विचार भी आता है कि मेरा बेटा सुबह उठे और कहे कि पिताजी आप दूध लाया करो तो मुझे अच्छा लगेगा। ये गाउन, ये सुबह का जो गाउन पहन के इंसान नहीं घूमता, तो इस प्रकार का कोई कपड़ा होता है तो वो पहन के जाया करो तो उनका अच्छा लगता है। लेकिन सब कुछ वही लाते हैं, सब्जी उब्जी, यानी कि बिरला मंदिर में जाना, वहाँ राम जी के भजन सुनना, तो ये सब उन्हें अच्छा भी लगता है। लेकिन वो अपने परिवार से भी थोड़ा खफा हो गए थे, क्योंकि वो जब भी वहाँ जाते थे, यानी 5:30 बजे वो ऑफिस से निकलते, 8:30 बजे पहले नहीं पहुँचते थे, क्योंकि वो जाएंगे फिर भी वही बात होगी। कहते हैं ना, जिस घर में शांति नहीं होती ना, उसमें फिर जाने का मन भी नहीं करता है। घर एक होता है ना प्यारे बच्चों, एक मंदिर होता है, मंदिर की हमेशा पूजा करनी चाहिए और प्रत्येक मंदिर में शांति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, तब तो मज़ा आता है घर जाने का। अब तुम्हें बाहर से पढ़ रहे हो तो अब घर जाते हो कितना मज़ा आता है, अच्छा लगता है ना। क्यों? अब माता पिता कमाते हैं, तुम्हें प्यार से खिलाते हैं, प्यार से तुम्हें रखते हैं, लेकिन जब वही ही बूढ़े हो जाते हैं और तुम कमाते हो, फिर तुम्हें बुरा क्यों लगता है भाई? नहीं लगना चाहिए ना। ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये प्रत्येक आज की स्थिति ऐसी हो रही है। कहते हैं ना, हम दो, हमारा एक, हमारा पूरा परिवार हो गया। पूरा परिवार कहाँ से हो गया भाई? माता पिता कहाँ हैं? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें इतना बड़ा किया है, वो कहाँ है? तो यह भी स्थिति आप लोग इसे दे सकते हैं। दूसरी बात, लेखक ने कहा है कि हम इस कहानी को एक उस रूप में भी दे सकते हैं कि हमारा जो देश है किस कारण से विकास नहीं हो रहा है, किन किन तत्वों की कमी है, इसके उन तत्वों के रूप में भी हम इसे पढ़ सकते हैं। वही बात है, जब एक पूरा परिवार है, सब कुछ है, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इस परिवार में ऐसा कुछ शांति नहीं मिलती है, उसका विकास रुक जाता है। तो वही बात यहाँ है। ये जो एनिवर्सरी मनाते हैं ना, ये है यशोधर बाबू जी, बिल्कुल सीधे साधे इंसान, और ये उनकी पत्नी है, ये उनका बड़ा बेटा, ये उनकी बच्ची है। तो ये सब उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसे। मैंने कुछ जो बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब इसे पढ़ लेना आप लोग, जिससे आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पहले तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो समझाया था उसे ध्यान रखना। क्या क्या समझना है आप लोग, बस इतना ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहानी कहाँ से होती है? वाईडी पंत जी के ऑफिस से स्टार्ट होती है, जो अंतिम फाइल का फिलहाल फीता बंद कर, जैसे ही वो फाइल को रैक में रखते हैं तो अपनी कलाई में देखते हैं 5:30 बज रहे होते हैं, लेकिन सामने वाली दीवार में 5:25 हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये घड़ी गलत है। मैं रोजाना सुबह शाम रेडियो से अपनी घड़ी को मिलान करता हूँ, लेकिन सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आया हुआ चड्डा उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, अडेने की स्थिति लगता है, लेकिन वो उससे मजाक करते हैं कि तुम्हारे जापानी चुनी दाने क्या हाल है। लेकिन जब वो हिसाब लगाते हैं कि मैंने हिसाब लगाता है कि आज तो सर जी की वाईडी पंत
की 25 शादी की सालगिरह, सिल्वर वेडिंग है। फिर चड्डा मजाक करता है कि आज तो कुछ मिठाई सुठाई हो जाए, तो वो अपने पर्स से, क्योंकि 200-250 रुपये वो हमेशा रखते थे वाईडी पंत अपने बटुए में, और खर्चा नगण्य था क्योंकि वो पैदल जाते थे गोल मार्केट होते हुए। तो फिर चड्डा को वो 10 रुपये देते हैं और वो अपने भगवान दास ऑफिस बॉय को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये ले मिठाई ले आ, लेकिन वो कहते हैं 10 रुपये से क्या होगा, 2 नोट और दे दे 10 के। तो फिर वह 10 के निकाल के उन्हें दे देता है और कहता है तुम अपने आप पार्टी करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जा रहा हूँ। फिर उन्हें किसंदा की याद आती है। किसंदा भी एक उनका एक लहजा था, मार्गदर्शन था जिससे प्राप्त हुआ था, क्योंकि मैट्रिक पास करने के बाद वो दिल्ली आ गए थे यशोधर बाबू जी, और यशोधर बाबू दिल्ली आए तो उन्हें किसंदा मैस में रख लेते हैं और उन्हें 50 रुपये उधार भी देते हैं कि अपने कपड़े सिलवा लो, अपने घर पर भी इन्हें पैसे को भेज देना। फिर उनके 3 पुत्र, एक पुत्रियां होते हैं। बड़ा पुत्र था एक विज्ञापन कंपनी में, उन्हें एक नौकरी मिल जाती है 1500 रुपये की, जो उन्हें समाव इम्प्रॉपर लगती है। वाईडी पंत को कहते हैं कि हमारे तो रिटायरमेंट के समय 1500 रुपये नहीं हो रहे हैं, इनको इतना कुछ मिल रहा है, ये तो सब संभव इम्प्रॉपर है, अनिर्णय की स्थिति है। दूसरा बेटा है जो आईएएस की तैयारी कर रहा हो। तीसरा बेटा को स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद वो अमेरिका चला जाता है। चौथी बेटी है प्रत्येक वर्ग को ठुकरा देती है और कहती है कि दोष देती रहती है कि मैं भी अमेरिका चले जाऊँ डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए। और जो पत्नी है उसकी, वो भी अब बच्चों की तरह जवान होती हुई जा रही है। बिना ब्लाउज पहनता, ऊँची सैंडल पहनती है और बाहर नाश्ता उस्ता कर लेती है और केक उक भी काट लेती है, और सब जैसा बच्चे कह रहे वैसा वो तैयार रहती है हमेशा, यानी जवान हो चुकी है। लेकिन जब यशोधर बाबू जी उन्हें कहते हैं सानेल बुढ़िया चटाई कलंग, ऐसा कुछ वाक्य बोलते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। फिर वो उनके एक बार क्या होता है, जनार्दन शब्द याद आता है तो उनकी जिया जी को उनको याद आती है। उन्हें पता चला कि कल ही कार्ड आया तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। उन्होंने सोचा कि अपनी सिस्टर के पास कुछ पैसे भेज दिया जाए। तो बड़ा बेटा कहता है कि बुआ को देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। तो वो कहता है कि मेरी औकात है, मेरी हैसियत है, 100 रुपये मैं किसी से मांगू तो मुझे मिल जाएंगे। लेकिन तब वो कहते हैं किसंदा के मार्गदर्शन से बातें सीखी हुई थी कि हमारा सैम्प तो ऐसा ही ठहरा। तब उनकी पत्नी को बहुत बुरा भी लगता है। तो प्यार बच्चों, ये कुछ एक कहानी थी जिसको आप लोग पढ़ लेना। और कोड यूज करेंगे आप Y323, ये आप लोग जैसे ही हमारे स्पोकन इंग्लिश का बैच ज्वाइन करते हैं तो आप लोग कोड यूज करते हैं ये, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है CUET की तैयारी कर रहे हो, 12th क्लास के बच्चे हो तो CUET की सीधी सी बात तैयारी करोगे आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल है CUET, ठीक है, अड्डा 24/7, तो आप वहाँ जा कर के भी आप लोग हमसे CUET 2023 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब बच्चों के बहुत अच्छे परसेंटाइल प्राप्त हुए थे। 100 में से 100 परसेंटाइल भी प्राप्त हुए थे बहुत सारे बच्चों को, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो अब आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, ये सब आपको प्यारे बच्चों कहाँ से प्राप्त होगी, अड्डा 24/7 ऐप से प्राप्त होगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जिन्होंने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा लगा सेशन तो देख लेना और कमेंट करके अवश्य बताना कि समझ में आया या नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लंबी कहानी है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना इसे।